हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जिले के बारे में बिना देरी किए भी इस वीडियो को। तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया हुआ है, जो कि भागलपुर बिहार के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। यह बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है और गंगा बेसिन में समुद्र तल से 141 फीट ऊपर स्थित है। यह शहर 2569 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि भागलपुर जिला बिहार के मुंगेर जिला, खगड़िया जिला, मधेपुरा जिला, पूर्णिया जिला, कटिहार जिला और बांका जिला तथा झारखंड के गोड्डा जिला और साहेबगंज जिला से घिरा हुआ है। जो कि भागलपुर जिले में कुल 3 अनुमंडल है: भागलपुर सदर, कहलगांव और नवगछिया। और इसका क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का आबादी 30,37,766 है और यहाँ का कुल प्रखंड की संख्या 16 है और ग्रामों की संख्या 1515 है और थाना की संख्या 41 है। तो इसके बाद इतिहास के बारे में देखते हैं। तो भागलपुर जिला बिहार राज्य के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है, जो कि भागलपुर शहर, भागलपुर प्रमंडल एवं भागलपुर मुख्यालय, जिला मुख्यालय के साथ सदर अनुमंडल भी है। भागलपुर जिला में 3 अनुमंडल है, जो कि नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव है। इस जिला के अंतर्गत 16 प्रखंड हैं और 16 अंचल हैं। इस जिले में 1515 गांव हैं और 4 कस्बे। वर्तमान का भागलपुर जिला मुगल काल में बिहार सूबे के दक्षिण पूर्व का हिस्सा था, जब 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की गई थी। उस समय यह मुनर सरकार के बड़े क्षेत्र का हिस्सा था। वर्तमान का मुंगेर जिला इसी जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे 3832 में अलग किया गया था। पुनः 1855 से 56 में संथाल परगना को अलग कर एक नया जिला बनाया गया, जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। 1954 ईस्वी में गंगा के उत्तर में बिहपुर, नवगछिया और गोपालपुर पुलिस स्टेशन, जो वर्तमान में प्रखंड भी है, को छोड़कर सहरसा जिला का गठन किया गया। वर्ष 1991 में पुनः एक विभाजन कर बांका को जिला का दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है आरंभिक इतिहास के बारे में। तो महाकाव्यों और पुराणों में संक्षिप्त परंपराओं के अनुसार मनु के महान पोते अनु की संतान ने पूर्व में अनावा राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद यह राज्य राजा बलि के 5 बेटों में विभाजित किया गया, जिसे अंग, बंगा, कलिंग, पुंडिया और सुधा के रूप में जाना जाता है। अंग के राजाओं में जिनके बारे में कुछ संदर्भ हैं, जो कि लोमोपाड़ा, अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन एवं उनके मित्र थे। उनका महान पोता चंपा था, जिसके नाम पर ही अंग की राजधानी चंपा के नाम से जानी जाती थी। चंपा के पूर्व अंग की राजधानी मालिनी के नाम से जानी जाती थी, जो कि अंग और मगध का पहला उल्लेख अर्थवेद संहिता में वैदिक साहित्य में मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों के बीच अंग का उल्लेख किया गया है। एक मान्यता के अनुसार अंग के राजा ब्रह्मदत्ता ने मगध के राजा भटिया को हराया था, लेकिन
उत्तरार्ध में बिम्बिसार, जो कि 545 ईसा पूर्व, ने अपने पिता की हार का बदला लिया और अंग को अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि मगध के अगले राजा अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को चंपा में स्थानांतरित कर दिया। सम्राट अशोक की मां शुभ्रांगी चंपा के एक गरीब ब्राह्मण लड़की थी, जो शादी में बिंदुसार को दी गई थी। अंग नंद मौर्य सुगास और कनवास तक मगध साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। कनवास के शासन के दौरान कलिंग के राजा खरवेला ने मगध और अंग पर आक्रमण किया। अगले कुछ शताब्दियों का इतिहास चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अस्पष्ट है कि अंग महान गुप्त राज्य क्षेत्र का भी हिस्सा था। लेकिन गुप्त शासन के कमजोर होने पर गौड़ राजा शशांक ने 602 ईस्वी में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अपनी मृत्यु 525 ईस्वी तक प्रभाव कायम रखा। शशांक के मृत्यु के उपरांत यह क्षेत्र हर्ष के प्रभाव में आया। उसने मगध के राजा के रूप में माधवगुप्त को स्थापित किया। उनके बेटे आदित्य सेना ने मंदार हिल में एक शिलालेख छोड़ा है, जो उनके द्वारा नरसिंह या नरहरि मंदिर की स्थापना के संकेत देता है। ह्वेनसंग अपनी यात्रा के दौरान चंपानगर का दौरा किया। उन्होंने यात्रा विवरणी में चंपा का वर्णन किया है। इसके बाद आता है कि कौन कौन है, यानी कि भागलपुर प्रमंडल का आयुक्त और डीआईजी कौन है। तो आयुक्त दिनेश कुमार हैं और डीआईजी विवेकानंद। इसके बाद भागलपुर जिले के अधिकारी के बारे में देखें तो जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी है और एसएसपी आनंद कुमार है और एसपी पूरन कुमार झा है और उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह है। इसके बाद ये देख सकते हो भागलपुर जिले का मानचित्र। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये संगठन चार्ट। इसके बाद आता है प्रशासनिक सेटअप। तो भागलपुर जिले में कुल 3 अनुमंडल हैं, जो कि भागलपुर सदर, कहलगांव और नवगछिया, तथा 16 प्रखंड एवं अंचल, जो कि नारायणपुर, बीहपुर, खरीक, नवगछिया, रंगरा, चौक, गोपालपुर, इस्माइलपुर, पीरपौती, कहलगांव, सनहावला, सबौर, नाथनगर, सुल्तानगंज, शाहकुंड, गौराडीह, जगदीशपुर है। इसके बाद कलेक्ट्रेट के बारे में देखें तो जिला प्रशासन में जिला अधिकारी सह समाहर्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएएस के कैडर में कलेक्टर जिला प्रमुख है। वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। वह मुख्य रूप से नियोजन और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्र एजेंसी क्षेत्रों, सामान्य चुनाव, हथियार लाइसेंस आदि विभाग को देखते हैं। इसके बाद अपार समाहर्ता आता है, जो कि बीएएस कैडर से संबंधित है। जिले में विभिन्न अधिनियमों के तहत राजस्व प्रशासन चलाते हैं। उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया गया है। वह मुख्य रूप से नागरिक आपूर्ति, भूमि मामलों, खानों और खनिजों, गांव के अधिकारियों आदि से संबंधित है। इसके बाद उप विकास आयुक्त आता है, जो कि
BAS कैडर से संबंधित है। विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों की देखरेख करते हैं। प्रमुख विभागों में उनके द्वारा जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, BC कल्याण, BC निगम, अक्षम कल्याण, आवास हैं। इसके बाद अपर समाहर्ता आता है जो कि BAS कैडर से संबंधित है। विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों की देखरेख करते हैं। उनके द्वारा मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन एवं अन्य विभागों की देखरेख करती है। इसके बाद आता है अंचल के बारे में। तो ये अंचल का डिटेल्स दिया हुआ है जो कि 16 अंचल का नाम हुआ है। इसके बाद अनुमंडल वाइज दिया हुआ है ब्लॉक का नाम, जो कि कौन सा ब्लॉक कौन सा अनुमंडल में है। इसके बाद गांव और पंचायत के बारे में दिया हुआ है जो कि पंचायतों की संख्या 242 है और गांवों की संख्या 1515 है। इसके बाद पुलिस के बारे में आता है तो जिला मुख्यालय संपर्क निर्देशिका का ये जानकारी दिया हुआ है जो कि पद का नाम दिया हुआ है और मोबाइल नंबर। तो ये सारा डिटेल्स देख सकते हो। इसके बाद आता है पुलिस थाना संपर्क निर्देशिका, यानी कि थाने का फोन नंबर या मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हर थाने का दिया हुआ है मोबाइल नंबर। इसके बाद आता है न्यायालय के बारे में। तो व्यवहार न्यायालय भागलपुर में ही स्थित है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 26 जो कि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर जिले के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जो कि बीहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर है। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भागलपुर जिला अंतर्गत 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं जो कि बीहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर है। इसके बाद जनसांख्यिकी के बारे में आता है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में यानी कि भागलपुर जिले में कुल आबादी 30,37,766 है जो कि क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 30,37,766 है, जिसमें से पुरुष 16,15,663 है और महिला 14,22,103 है। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 19.83% है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है जो कि 1182 है। इसके बाद प्रखंड 16 है और गांव 15 से 15 है। नगर निगम यहाँ भागलपुर में 1 है और नगर परिषद 3 है। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के बारे में। तो गंगा के मैदानी इलाके होने के कारण यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और मुख्य फसलों में से चावल, गेहूं, मक्का, जौ और तिलहन शामिल हैं। भागलपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे व्यवसायों पर निर्भर होती है। भागलपुर जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन होता है जिससे तसर साड़ी का निर्माण होता है। सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय शहर में स्थित है। इसके बाद आता है निर्देशिका के बारे में। तो नाम, पद और फोन नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद आता है हेल्पलाइन नंबर जो कि भागलपुर के हेल्पलाइन नंबर या पूरे भारत का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो।
इसके बाद आता है एसटीडी कोड, जो कि यह अनुमंडल के अंतर्गत आता है, तो यह एसटीडी कोड दिया हुआ है। इसके बाद आता है विभाग का नाम, यानी कि विभाग का नाम और पद का नाम। तो ये देख सकते हो कौन कौन सा विभाग में से कौन सा पद होता है। तो इसकी सारी डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा। इसके बाद आता है कला, संस्कृति एवं युवा के बारे में। तो परिचय, स्टार्टिंग में परिचय दिया हुआ है, जो कि भारतीय संस्कृति अपनी विशिष्टता के लिए विश्व स्तर पर अलग है। देश का सांस्कृतिक इतिहास अक्सर इसके भूगोल पर वरीयता लेता है। भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत के जटिल धागों को समझना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, जो कि 1986 से बिहार में कला, संस्कृति और युवा विभाग भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और पूरे देश में सांस्कृतिक जीवंतता की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग अपने 4 सुस्थापित निदेशालयों के साथ मिलकर काम करता है, जो कि पहला सांस्कृतिक मामलों का निदेशालय है, संग्रहालय निदेशालय, पुरातत्व निदेशालय, छात्र और युवा कल्याण निदेशालय हैं। इनमें से प्रत्येक निदेशालय विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भागलपुर जिला, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां एक प्रयास विशेष रूप से प्रभावशाली है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय स्थानीय कला और परंपराओं को बढ़ावा देता है। संग्रहालय निदेशालय भागलपुर की अनूठी कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। पुरातत्व निदेशालय प्राचीन स्थलों के संरक्षण पर काम करता है और छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करता है। ये निदेशालय मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भागलपुर की समृद्ध संस्कृतियों विरासत को न केवल संरक्षित किया जाए बल्कि उसका जश्न मनाया जाए और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद आता है उद्देश्य और लक्ष्य। तो इसमें सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के उद्देश्यों को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है, जो कि पहला पॉइंट में दिया हुआ संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला और अन्य ललित एवं अनुप्रयुक्त कलाओं में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके बाद सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों को पहचानना, समन्वय करना और उनका मूल्यांकन करना, उनके विकास और वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न कला विद्यालयों के बीच विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना और सम्मेलन, व्याख्यान, उत्सवों और प्रदर्शनियों के माध्यम से तकनीकों को बढ़ावा देना। इसके बाद कलाकारों और संगठनों को प्रतियोगिताओं आयोजित करके और पुरस्कार और विशिष्टताएं प्रदान करके कलात्मक उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और भारतीय और राज्य संस्कृति दोनों को समृद्ध करने के लिए समान निकायों और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना। इसके बाद बच्चों और ग्रामीण समुदायों के लिए प्रदर्शन कलाओं के लिए थिएटर केंद्रों का समर्थन करना, मौजूदा केंद्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद आता है शौकिया नाटकीय गतिविधियों को बढ़ावा देना, उत्साहों और
प्रायोजित करना और चित्रकला, फोटोग्राफी और मूर्तिकला की प्रदर्शनियां आयोजित करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दृश्य कला रूपों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कलाकारों को मान्यता देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कला पर साहित्य प्रकाशित और प्रचारित करें। योग्य कलाकारों को छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करें। लुप्त हो रहे कला रूपों के पुनरुद्धार और विकास को बढ़ावा दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पारंपरिक कला और शिल्प तकनीकों के माध्यम से बढ़ावा दें और जीवित स्वदेशी शिल्पकारों, चित्रकारों और मूर्तिकारों का समर्थन करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न राज्य कला रूपों की विविधता और विशिष्टता को विकसित को बढ़ावा दें। अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में सार्वजनिक चेतना को समृद्ध करें। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, विकास और प्रसार से संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियों में राज्य के युवाओं को शामिल करने के लिए कार्यक्रम बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे मिथिला, मगध, भोजपुर, बजिका और अंगिका के बीच सांस्कृतिक अंतर्संबंध को मजबूत करने वाली गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निदेशालय 2 अकादमी के माध्यम से काम करता है, बिहार संगीत नाटक अकादमी और बिहार ललित कला अकादमी। भागलपुर जिले में ये उद्देश्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उन पहलों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है जो स्थानीय कला रूपों को बढ़ावा देते हैं, कलाकारों के लिए मंच प्रदान करते हैं और समुदाय को उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और मनाने में शामिल करते हैं। इसके बाद भागलपुर का सांस्कृतिक मानचित्रण आता है। इसके बाद भागलपुर की सांस्कृतिक ताने बाने की खोज कलाकारों के लिए एक आह्वान होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें भागलपुर के जिला कला और सांस्कृतिक अधिकारी कार्यालय द्वारा एक अग्रणी पहल सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भागलपुर जिले में कला और संस्कृति के समृद्ध ताने बाने को प्रदर्शित करने वाला एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस बनाना है, जो कि यह कला और संस्कृति का अधिकारी होते हैं वह इस सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से शुरू किया है बिहार स्टेट में। इसके बाद आता है सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम विविध विधाओं के कलाओं को आमंत्रित करता है। इसमें शामिल होने वाले चाहे वह संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प या कलात्मक अभिव्यक्ति का कोई अन्य रूप हो, जो इस सभी कलाओं में शामिल होना चाहते हो, वो वेबसाइट पर उपलब्ध कलाकार पंजीकरण फॉर्म भरकर भाग लेने के लिए इस पहल के माध्यम से हम भागलपुर के सांस्कृतिक परिदृश्यों में योगदान देने वाले विविध कला रूपों और प्रतिभाशाली कलाकारों की पहचान, दस्तावेजीकरण और उनका जश्न मनाने की आकांक्षा रखते हैं। इसके बाद आता है कि इस डेटा को डिजिटल रूप से एकत्रित करके हमारा उद्देश्य भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कला रूप और कलाकार को वह पहचान मिले जिसके वे हकदार हैं। यह पहल सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने और
हमारी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी काम करती है। कलाकारों, उत्साही लोगों और सांस्कृतिक हितधारकों को भागलपुर जिले के जीवंत कला परिदृश्य को प्रदर्शित करने के इस प्रयास को हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को जश्न मनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आएं। तो इसके लिए गूगल फॉर्म को भी निकाला जाता है और इस गूगल फॉर्म को भरने के लिए यानी कि इस परियोजना में शामिल होने के लिए आप गूगल फॉर्म भरकर जा सकते हो। तो उसके लिए हम नीचे ये दिया हुआ है गूगल फॉर्म का बारकोड, इसको स्कैन करके और आप अपना फॉर्म भर सकते हो और आप इस योजना में शामिल हो सकते हो। तो इसके बाद चलिए देखते हैं पहले सांस्कृतिक उत्कृष्टता को सशक्त बनाना, जो कि निदेशालय द्वारा योजनाएं को चलाए जाते हैं। तो इसमें पहला आता है अनुदान योजना। इस पहल के तहत कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को उनकी रचनात्मक परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना का उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता देना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कलाकार सहायता निधि। इसमें वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह निधि उन लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है जो अपने शिल्प के लिए समर्पित हैं, लेकिन आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे। इस सहायता के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि उनकी कलात्मक यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहे। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, पुरस्कार। इसमें हर साल हम उन कलाकारों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने विभिन्न कला रूपों में उत्कृष्टता हासिल की है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देते हैं और उन्हें और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस योजनाओं के माध्यम से निदेशालय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जीवंत और प्रतिष्ठित बनी रहे। तो इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है और इसके लिए गूगल फॉर्म भी निकाला गया है, जो कि आप इस स्कैनर को स्कैन करके आप गूगल फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद आता है पर्यटन स्थल के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है मंदार हिल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्रफल या क्षेत्र, तिलका मांझी, महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट। तो इसके बाद आता है कि कैसे पहुंचे, यानी कि भागलपुर जिले में कैसे पहुंचे। तो भागलपुर जिला रेल और सड़क द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि आप रेलवे से भागलपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, अजमेर, कानपुर, पटना, गुवाहाटी, सूरत और अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि उत्तर भागलपुर ईसीआर एनएफआर के बरैनी कटिहार सेक्शन में आता है। नारायणपुर थाना, बिहपुर और नवगछिया रेलवे स्टेशन इस लाइन पर आता है। इसके बाद आता है रुचि के स्थान। तो इसमें सबसे पहला आता है मंदार हिल। यह पहाड़ी भागलपुर शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर है, जो वर्तमान में बांका जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 800 फीट है। और बांका डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आप पूरी डिटेल्स में देखना चाहते हो, जिस तरह से इस वीडियो को आप देख रहे हो,
तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, जो कि मंदार हिल का ऊंचाई 800 फीट है। इसके संदर्भ में मान्यता है कि इसी पहाड़ी का प्रयोग समुद्र मंथन में किया गया था। किंवदंतियों के अनुसार आज भी इस पहाड़ी के चारों ओर शेषनाग के चिन्ह को देखा जा सकता है। कालिदास के कुमार संभवन में पहाड़ी पर भगवान विष्णु के पद चिन्हों के बारे में बताया गया है। इस पहाड़ी पर हिंदू देवी देवताओं का भी मंदिर स्थित है। यह भी माना जाता है कि जैन के 12वें तीर्थंकर ने इस पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। इनके साथ ही मंदार हिल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी चोटी पर स्थित झील है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे पापहरनी तालाब है। इस तालाब के बीच में भगवान विष्णु का मंदिर दृश्य का रोमांचक बनाता है। यहाँ जाने के लिए भागलपुर से रेल और बस दोनों की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर अंतिचक गांव के पास है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के समकक्ष माना जाता है। इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने यहाँ की 2 चीजों से प्रभावित होकर इसका निर्माण कराया था। एक तो यह लोकप्रिय तांत्रिक केंद्र था, जो कि कोसी और गंगा से घिरा हुआ था। दूसरा, यह स्थान उत्तर वाहिनी गंगा के समीप होने के कारण श्रद्धालुओं का केंद्र बना रहता है। यहाँ मां काली और भगवान शिव का मंदिर स्थित है। इसके बाद आता है श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र। श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र एक मुक्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह काफी प्राचीन और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र भागलपुर शहर के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। नाथनगर में है, जो कि भागलपुर का एक जगह का नाम नाथनगर है। तो उसी जगह में श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आता है। तो यह सड़क से भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और बिहार की राजधानी पटना से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। संपूर्ण विश्व में चंपापुर ही जैन धर्मावलंबियों के लिए एकमात्र पंच कल्याणक क्षेत्र है। पंच कल्याण से तात्पर्य 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य, जो कि पहला गर्भधारण, दूसरा जन्म, तीसरा तप या तपस्या और चौथा ज्ञान प्राप्ति और 5वां मोक्ष से संबंधित है। इसके बाद आता है तिलका मांझी, जो कि नेक्स्ट पर्यटक स्थल तिलका मांझी है। तो तिलका मांझी पहाड़ियों आदिवासी समुदाय के पहले नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के सन 1780 में सशस्त्र विरोध किया था। इन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश फौज ने कई सप्ताह तक तिलपुर जंगल को चारों ओर से घेर रखा था। अंततः तिलका मांझी सन 1784 में फौज की पकड़ में आए। इन्हें घोड़े की पूंछ में बांधकर कलेक्टर आवास तक घसीट कर लाया गया था और अंततः इन्हें एक चौराहे पर बरगद वृक्ष में फांसी पर लटका दिया गया था। वह चौराहा आज तिलका मांझी चौक के नाम से प्रख्यात है और इस चौराहे पर तिलका मांझी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि ठीक पुलिस अधीक्षक आवास के निकट है। तिलका मांझी के सम्मान में भी भागलपुर अवस्थित विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम पर जाना जाता है।
इसके बाद आता है महर्षि मेसी आश्रम। इस आश्रम के संस्थापक सदगुरु महर्षि मेसी परमहंस जी महाराज थे। महर्षि मेसी परमहंस जी महाराज को कबीर नानक जैसे संतों की श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में लोग श्रद्धान्वित सम्मान देते हैं। इन्हें ईश्वर की रूप में पूजा भी करते हैं, जो कि श्री परमहंस जी महाराज को ईश्वर से साक्षात्कार प्राप्त था। इन्हें वे सभी दिव्य शक्तियों प्राप्त थी जो एक संत के लिए निर्धारित मानदंडों के लिए आवश्यक है। यह आश्रम गंगा तट पर भागलपुर शहर के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। यह आश्रम प्रांगण में ही एक प्राचीन मानव निर्मित गुफा है, जिसे महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। यह पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र है। इसके बाद आता है नागरिक सेवाएं, जो कि यह भाग जनोपयोगी सेवाएं यथा बिल, जन शिकायत, जाति, आवास, आय प्रमाण पत्र हेतु वेबसाइट लिंक तथा संपर्क विवरणी दिखलाता है। प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, बिजली बिल, जो कि यह बिहार के नागरिक सेवाएं के रूप में काम करते हैं। इसके बाद आता है योजनाएं। तो पहला निःशक्ता पेंशन, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना आता है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के 18 से 71 वर्ष के 80% या उससे अधिक विकलांग प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह भुगतान किया जाता है, जो कि यह 400 से बढ़कर आज के दिनों में 1000 हो चुका है। इसके बाद योजना से आच्छादन की अर्हता आता है। तो इसमें सबसे पहले इस योजना के लाभ को पाने के लिए बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए और 80% या उससे अधिक विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और 18 से 71 वर्ष उम्र या 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विकलांग व्यक्ति का हस्तांतरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में कर दिया जाता है, जहां उन्हें 500 प्रति रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता था, लेकिन आज ये भी 1000 रुपया दिया जाता है। इसके बाद आता है बिहार निःशक्ता पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत किसी भी आय एवं उम्र के 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को 500 रुपया प्रति माह भुगतान किया जाता है और इस सभी योजना का लाभ लेने के लिए 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र दिखाना होना चाहिए और आय एवं उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें आवेदनकर्ता को राज्य का निवासी होना चाहिए या आवेदन जमा करने की तारीख से कम 10 वर्षों के लिए राज्य में रहना चाहिए और लाभार्थी निःशक्त व्यक्ति जो नियमानुसार लाभान्वित हो सके और इसका लाभ नियमानुसार मासिक पेंशन द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है विधवा पेंशन, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के 40 से 71 वर्ष के विधवा को 500 रुपया प्रति माह भुगतान किया जाता है, जिसके लिए बीपीएल परिवार का होना आवश्यक है और 40 से 71 वर्ष की उम्र या 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को हस्तांतरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना में कर दिया जाता है, जिन्हें उन्हें 500 प्रति माह के दर से पेंशन दी जाती है। इसके बाद आता है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि यह बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से
18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला जो बीपीएल परिवार की हो या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हो, उसके लिए 400 रुपया प्रति माह भुगतान किया जाता है। इसके लिए 18 से 31 वर्ष एवं बीपीएल परिवार का सदस्य या 18 वर्ष से ऊपर एवं 60,000 से वार्षिक आय कम होना चाहिए। इसका लाभार्थी विधवा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन 40 से 59 वर्ष आयु के सभी विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे आती है और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 से अधिक आयु के सभी विधवा एवं 60,000 से वार्षिक आय कम हो उसे इस योजना का लाभ मिलता है। इसके बाद आता है वृद्धावस्था पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के 60 से 79 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बीपीएल धारी को 500 रुपया प्रति माह भुगतान किया जाता है, जिसके लिए स्वयं बीपीएल परिवार होना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसके बाद आता है श्रावणी मेला के बारे में, जो कि श्रावणी मेला का हेल्पलाइन नंबर जारी करता है, जो कि यह सारा नंबर दिया हुआ है और कौन कौन सा घाट और कौन सा प्रखंड का है, सो ये दिया हुआ है सारा डिटेल्स। इसके बाद आता है स्वास्थ्य केंद्र। तो नई सीढ़ी घाट सुल्तानगंज, जहाज घाट सुल्तानगंज, महिला अस्पताल सुल्तानगंज, मरवाड़ी युवा मंच सुल्तानगंज, कृष्णगढ़, असी याचक, नारदपुल, रामपुर कमराय, धांधी बेलारी उच्च विद्यालय, गंगोत्री मंदिर, गायत्री मंदिर, घेगरापाल आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज, ये सारी स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाया गया है। और रहने के लिए स्थान यहाँ पर सीढ़ी घाट धर्मशाला, कृष्णगढ़ धर्मशाला, कृष्णानंद उच्च विद्यालय, धांधी बेलारी शिविर, आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज, रेलवे स्टेशन, रेस्ट रूम, सीतारामपुर धर्मशाला, ये सब रहने के लिए स्थान है। और यहाँ पर भागलपुर में सबसे प्रसिद्ध घाट सीधी घाट और जहाज घाट है। और वाहन पड़ाव के लिए प्रखंड परिषद सुल्तानगंज, घोरघट, पुल, मुख्य मार्ग, एक गोपालन महाविद्यालय है। इसके बाद आपदा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो इसके बारे में देख सकते हो। तो इस भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी थी, जो कि इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। और यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके अपने जिले के बारे में जानने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए जिले के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।